बेटा इधर ध्यान देंगे सब बच्चे। स्टार्ट करते हैं एकदम आज बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर आपका 7। भाई ध्यान से सुन लो पहले आप एक छोटी सी बात। देखिए चैप्टर नंबर बेटा 7 जो कि प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर था, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर था। आपका अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर बिल्कुल फाइनल हो चुका। उसमें ही हम पढ़ेंगे ये टॉपिक्स टाइप है बेटा जी, विद्युत मशीन। विद्युत मशीन क्या है? विद्युत मशीन मतलब इलेक्ट्रिक मशीन। तो आज हम इलेक्ट्रिक मशीन में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे पैरामीटर। पैरामीटर या फिर ट्रांसफार्मर, बात एक ही होती है, याद रखना इसे। ओके, ट्रांसफार्मर इंग्लिश का शब्द है, इसे हिंदी में भी लिखा जाता है ऐसे ट्रांसफार्मर। और इसकी शुद्ध हिंदी क्या है भाई? पैरामीटर। ट्रांसफार्मर की हिंदी क्या है? पैरामीटर। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो आप सब पहले हेडिंग डाल लीजिए पैरामीटर या फिर ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप बेटा देखेंगे यहाँ पर पैरामीटर। सबसे पहले समझिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पैरामीटर का क्या है। ट्रांसफार्मर का मतलब ये है ट्रांसफर करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर करंट को पहुंचाना। ये क्या है भाई? ट्रांसफर है, यानी ट्रांसफिकेशन है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है। जैसे सपोज पावर प्लांट है, पावर प्लांट एक से एक बड़ा पावर प्लांट होता है। उन पावर प्लांट से दूसरी जगह करंट को ले जाने में कौन सहयोगी होता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सहयोगी होता है भाई? ट्रांसफार्मर। बड़े बड़े जब प्लेटफॉर्म होते हैं, पावर हाउस होते हैं, वहां से आगे तक करंट को पहुंचाने वाला ट्रांसफर होता है। मतलब सीधा सा आप एक शब्द याद रखोगे, ट्रांसफर करने वाले, करंट को ट्रांसफर करने वाले को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ गए? करंट को ट्रांसफर करने वाले को क्या कहेंगे भाई? ट्रांसफार्मर कहेंगे, नहीं पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। इसका काम ही होता है ट्रांसफर करना। जैसे अब लाइन है भाई 11,000 की, लेकिन डोमेस्टिक करंट चाहिए हमें 220 वोल्टेज। डोमेस्टिक करंट कितना चाहिए? 220 वोल्टेज चाहिए, मतलब घरों के लिए, घरों के लिए यूज करने के लिए करंट चाहिए हमें 220 वोल्टेज चाहिए। और लाइन है हमारी 11,000 की, तो उसके लिए क्या अवेलेबल होगा वहां पर? ट्रांसफार्मर। क्या अवेलेबल होगा वहां पर? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जब वहां रखा जाएगा, तो 11,000 की लाइन को जब उससे कनेक्ट किया जाएगा, तो भाई वो ट्रांसफार्मर उसको करंट को बदल कर किस में कन्वर्ट कर देगा? 220 वोल्टेज में। मतलब वहां पर ट्रांसफार्मर भी होते हैं, वो बताऊंगा मैं यहाँ पर कितने टाइप के ट्रांसफार्मर तो होते हैं, कहाँ पर अपचाई कहाँ पर उच्चाई ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो ट्रांसफार्मर का ही महत्व होता है कि 11,000 से 220, 11,000 से 420, 33,000 से 11,000, 44,000 से 33,000, इन लाइट करंट का ट्रांसफर करने में सहयोगी कौन होता है? ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता पड़ गई होगी, ट्रांसफार्मर का काम ये होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं सबसे पहले, ये ट्रांसफार्मर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है भाई? बना कैसे होता है? पहली बात, तो ट्रांसफार्मर का निर्माण नर्म लोहे का होता है, याद रखोगे। किसका होगा? नर्म लोहे से। ट्रांसफार्मर का निर्माण नर्म लोहे से किया जाता है, और उन नर्म लोहे की बनाई जाती है करोड़। क्या बनाई जाती है? करोड़ बनाई जाती है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझते जाएंगे आप सभी बच्चे। करोड़ बनाई जाती है, करोड़। करोड़ क्या होती है? और वो भी करोड़ बनाई जाती है बेटा पटलित। ये बात याद रखना, पटलित। पटलित, पटलित को मैं समझाऊंगा जब नाम पे हम ऊर्जा हानि की बात करेंगे तब। अभी यहाँ पर इतना समझिए कि ट्रांसफार्मर का निर्माण नर्म लोहे से होता है, और जिसकी क्या बनाई जाती है? करोड़ बनाई जाती है। और करोड़ कैसी होती है? पटलित होती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जैसे आपने देखा होगा किसी भी डिवाइस में लगा हुआ ट्रांसफार्मर, जैसे टीवी हो गया, एम्पलीफायर हो गया, फोन हो गया, फोन का चार्जर हो गया। तो इन सभी में आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है भाई, आप कभी ना कभी तो देखे होंगे। तो उस ट्रांसफार्मर को जब आप देखोगे, तो उसे आप खोल के देखोगे, तो कुछ ई टाइप की ऐसे करके देखिए ध्यान से, कुछ ऐसी आपको, कुछ ई टाइप, कुछ एफ टाइप, कुछ इधर को, ऐसे करके आपको करोड़ देखने को उसमें मिलती है। भाई देखे हो ट्रांसफार्मर खोल के? उसमें इधर उधर एक दूसरे में फंसी होती है ऐसे, है ना। तो ई एफ टाइप की उसमें करोड़ होती है, वो पटलित करोड़ होती है, जो किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की बनी होती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सही है। तो पहले इतना नोट करिए, आगे फिर हम बताते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला, ट्रांसफार्मर एक होता है बेटा अपचाई। नजर सामने सभी बच्चों की, अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। इस अपचाई ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्टेप डाउन। क्या कहते हैं भाई? स्टेप डाउन। याद रखेंगे, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, अपचाई ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा पॉइंट होता है हमारा
नंबर 2 ऊंचाई ट्रांसफार्मर। चलिए पहले मैं एक एक करके बारी बारी से क्लियर करते जा रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पर नंबर 2, चलिए नंबर 2 इधर डाल दे रहा हूँ बेटा। नंबर 2 ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर सही है। देखिए सबसे ज्यादा क्लियर इंग्लिश शब्द से है भाई, आप देखिए एक बार इंग्लिश शब्द से, इतना हिंदी शब्द से क्लियर नहीं हो रहा होगा। अपचाई जितना इंग्लिश शब्द से क्लियर है कि स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप, यहीं से आप परिभाषा को क्लियर कर सकते हो अपचाई ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब है कि उच्च विभव से निम्न विभव में परिवर्तित करता है। वह ट्रांसफार्मर जो उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब स्टेप डाउन उच्च विभव को निम्न विभव में, और ऊंचाई स्टेप, स्टेप अप मतलब निम्न विभव को उच्च विभव में। आप यहाँ पर अप मतलब उठाना, तो निम्न विभव को उच्च विभव में ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और उच्च विभव को निम्न विभव में अपचाई ट्रांसफार्मर। कोई प्रॉब्लम है तक? तो मैं यहाँ पर एक लाइन में लिखूंगा, इसकी परिभाषा को आप याद करोगे। चलिए बेटा, तो यहाँ पर हमने बताया अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप का मतलब है कि उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करने के ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सांकेतिक रूप में भी मैंने दर्शाया है कि यहाँ पर कैसा विभव है भाई, उच्च। कैसा विभव है, उच्च, और ये परिवर्तित किस में हो गया, निम्न विभव में, यानी कि डाउन विभव में, निम्न विभव में, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करने वाले ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका थोड़ा सा आप यहाँ पर सांकेतिक चित्र को समझोगे बेटा जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि उच्च विभव, उच्च विभव मतलब प्राथमिक कुंडली, इसमें दो कुंडलियां लगी होती है बेटा, ध्यान से समझोगे। प्राथमिक कुंडली, अब यहाँ पर उच्च विभव है, इसका मतलब है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि पहले नंबर ये क्या कर रहा है, उच्च विभव को, इसे बोलेंगे बेटा प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल मतलब प्राथमिक कुंडली, समझ रहे हैं सब बच्चे? तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और यहाँ पर बेटा जी ये होती है सेकेंडरी कुंडली, सेकेंडरी कॉइल, यानी कि द्वितीय कुंडली, और जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी से और इसे एस से। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप वैसे भी बता सकते हैं, ट्रांसफार्मर में जो कॉइल लगी होती है, दो तरीके की कॉइल होती है, प्राथमिक और एक द्वितीय, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब बेटा जहां पर उच्च विभव निम्न विभव में परिवर्तित हो रहा है, तो पहले आप देखो उच्च विभव, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, और फिर निम्न विभव द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम। सीधी सी बात सर, यहाँ पर करंट आएगा और यहाँ से करंट जाएगा, यानी यहाँ पर आ रहा है उच्च विभव का और यहाँ से परिवर्तित हो रहा है निम्न विभव का। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यानी कि ये क्या है, इस कुंडली का मतलब है इनपुट करंट लेता है। ये क्या करता है, इनपुट। इनपुट का मतलब है कि इसमें आ रहा है करंट, समझ रहे हैं? ये इनपुट कुंडली होती है, यानी कि इसमें करंट आ रहा है, और ये क्या होता है बेटा, आउटपुट। आउटपुट मतलब यहाँ से बाहर जा रहा है। कोई प्रॉब्लम? सही है, कोई समस्या आता किसी बच्चे को? तो बेटा इनपुट का मतलब है करंट आना, और आउटपुट का मतलब है करंट जाना। उच्च विभव प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, निम्न विभव द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम। सही है, चित्र समझ में आ गया? थोड़ा सा सांकेतिक चित्र, इतनी बात याद रखोगे कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कैसे, कहाँ, कितनी, किसमें होती है, वो आप याद रखोगे। ठीक है, इससे याद रख लोगे, यदि उच्च विभव है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, और निम्न विभव है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं भाई इसको। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव को उच्च विभव में, बेटा वहां पर क्या था, उच्च विभव को निम्न विभव में, और यहाँ पर क्या है, निम्न विभव को उच्च विभव में। निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे ये अगर हमारा वोल्टेज की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर विभव है, और विभव है यहाँ पर भाई निम्न, और हमने इसे परिवर्तित किया और परिवर्तित कर रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर पर फॉर्मर से, तो ये हो गया भाई हमारा कैसा, उच्च, यानी कि ज्यादा। समझ रहे? तो निम्न विभव से
अधिक विभव में यानी कि उच्च विभव में परिवर्तित करने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं बेटा जी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, डेट मीन्स ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसकी फेरों की संख्या कहाँ कितनी कैसे क्या होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है बेटा, निम्न विभव, तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कैसी होगी, कम होगी। और यहाँ पर क्या है, उच्च विभव, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये बात याद रखो, ठीक है। यानी कि यहाँ करंट आ रहा है कम, ये क्या है, इनपुट है, प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल, और यहाँ से करंट जा रहा है। तो जब उच्च विभव में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? समझ क्या आता है इतनी सी बात सारी? चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट इसका ट्रांसफार्मर का समझेंगे हम सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बात समझोगे आप, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना ये अन्योन, हेलो सामने, ये अन्योन प्रेरण, क्या बताया था आपको अन्योन प्रेरण, ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, अन्योन प्रेरण का मतलब हमने आपको बताया था, ये अन्योन प्रेरण किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। फैराडे ने बताया था कि जब कोई कुंडली किसी चुंबक के पास आती है तो उनके मध्य आपेक्षिक गति होती है, जिससे फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है और जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बताया था भाई। ठीक है, तो ये है आपका अन्योन प्रेरण। इसी अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा सिद्धांत। तो देखिए क्योंकि E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। बताइए इतना ही होता है भाई, डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर आपको बताएं बट, अब आए नहीं, बट लगी ट्रांसफॉर्मर में कुंडलियां यानी कि कॉइल, उनमें फेरों की संख्या कितनी है, एन है, उनमें फेरों की संख्या कितनी है, एन है। बट कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तब, फेरों की संख्या एन हो तब, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से E इक्वल टू एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। बताइए कोई समस्या यहाँ तक? अब एक बार बताओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल और विभव बात एक ही है, तो यहाँ पर E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, अर्थात हम यहाँ पर E की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, V लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला नंबर, नाव प्राथमिक कुंडली से या प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए, तो भैया प्राथमिक कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर V की जगह हो जाएगा VP यानी कि प्राइमरी, और N की जगह हो जाएगा NP यानी कि प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या N। बात समझना ध्यान से, तो VP मतलब प्राइमरी कुंडली का विभव बराबर NP मतलब प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या और इनटू डी फाई अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई समस्या यहाँ तक? सही है बेटा। अब नेक्स्ट द्वितीय कुंडली के लिए, द्वितीय कुंडली के लिए तो क्या हो जाएगा बेटा, वी एस इक्वल टू एन एस और इनटू डी फाई अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने प्राइमरी मतलब P और सेकेंडरी मतलब S, दोनों सेम है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड से, मतलब समीकरण एक में हम 2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। समीकरण एक में 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर Vp अपॉन Vs, ध्यान से सुनना भाई, Vp समीकरण एक का लेफ्ट हैंड साइड है और Vs समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है। तो समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं, तो Vp अपॉन Vs बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, NP अपॉन NS। अब बताइए डी फाई अपॉन डी टी और डी फाई अपॉन डी टी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल दिस आउट हो जाएंगे। कोई समस्या? ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं भाई समीकरण नंबर 3 का। चलिए पहले इतना नोट करिए फिर आगे कराते हैं।
अभी अभी हमने क्या किया भाई, याद कर लिया, बीपी अपॉन बी एस इक्वल टू एनपी अपॉन एन एस। अब हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा न तो नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं, उसका से केवल रूप बदल सकते हैं। ठीक है, रूप बदल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए बीपी अपॉन बी एस एनपी अपॉन एन एस। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहली कुंडली की शक्ति और दूसरी कुंडली की शक्ति, यानी ट्रांसफार्मर में लगी पहली कुंडली तथा ट्रांसफार्मर में लगी दूसरी कुंडली की जो शक्तियां हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिखोगे क्यों बराबर दूसरी कुंडली की शक्ति, दोनों कुंडलियों की शक्तियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब आप लोग जानते हो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है भाई, शक्ति का फॉर्मूला पावर P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। तो यहाँ पर V इंटू आई, बात ध्यान से समझना, V इंटू आई मतलब ये पहली कुंडली है, ये क्या है पहली कुंडली, तो Vp और Ip, प्राथमिक कॉल के लिए Vp इंटू Ip बराबर ये दूसरी कुंडली है, तो दूसरी कुंडली मतलब Vs इंटू Is। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक, सही है। अब हमें Vp अपॉन Vs के बराबर निकालना है, तो Vs को उधर ले जाएंगे और Ip को उधर ले जाएंगे, Ip को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई दैट Vp अपॉन इसको उधर ले जाएंगे तो Vs बराबर Ip को उधर ले जाएंगे Is अपॉन Ip। कोई समस्या आता किसी बच्चे को, और इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब आप समीकरण 3 और 4 को चेक करिए, समीकरण 3 व 4 को देखिए, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समीकरण 3 व 4 से, ध्यान से सुनना, समीकरण 3 व 4 से Vp अपॉन बी एस बराबर Vp अपॉन बी एस बराबर Np अपॉन एन एस और बराबर Ip अपॉन वो सॉरी Is अपॉन Ip, Is अपॉन Ip। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझना ध्यान से, और ये तीनों ही बराबर होंगे और एक समान अनुपात के रूप में, इसका मतलब हम इन अनुपातों को एक फाइनल अनुपात से रिप्रेजेंटेट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, और उसे कहते हैं भाई स्मॉल आर, स्मॉल आर। और ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, स्मॉल आर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि परिणमन अनुपात। बात ध्यान से सुनना भाई, परिणमन अनुपात, हिंदी में बोलते हैं परिणमन अनुपात। इसी अनुपात पर डिपेंड होता है कि कहाँ विभव उच्च है, कहाँ विभव निम्न है, कहाँ धारा इनपुट में ज्यादा है, कहाँ धारा आउटपुट में कम है, कहाँ इनपुट में कम है धारा, कहाँ आउटपुट में ज्यादा है। समझ गए, तो इसी टोटल जितना परिणमन अनुपात है हमारा, ये इनके बराबर है, इसी पर पूरा निर्भर है। कोई समस्या यहाँ तक, सही है बेटा। अब देखिए प्राथमिक कुंडली का विभव, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली का विभव और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या। अब यहाँ पर जैसे प्राथमिक कुंडली का, यहाँ पर प्राथमिक कुंडली है, इसका विभव होगा, अगर इसका विभव ज्यादा है तो भाई इसकी धारा क्या होगी, कम जाएगी। मतलब बात ध्यान से समझना, विभव यदि ज्यादा है तो धारा कम जाएगी और विभव यदि कम है तो धारा बढ़ जाएगी। ओके, ये डिपेंड होता है, ये पूरा काम करता है यहाँ पर परिणमन अनुपात, जैसा इनके बराबर क्या होता है, आर होता है, स्मॉल आर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए इतना नोट कर लीजिए आप सब बच्चे, हेडिंग डाल ली सब बच्चों ने, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि और उसको दूर करने के उपाय। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट भाई, पहला पॉइंट है भ्रमर धारा, भ्रमर धारा। ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित बनाया जाता है जिससे उसमें उत्पन्न भ्रमर धारा के द्वारा ट्रांसफार्मर में कोई नुकसान न हो, ट्रांसफार्मर में कोई क्षति न पहुंचे। समझ गए यहाँ पर ध्यान से, पटलित का मतलब क्रोड, क्रोड का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ जो एक दूसरे में बिल्कुल अच्छी तरह से फंसी होती है। पटलित मतलब आपने देखा होगा कि भाई बिल्कुल बारीक नर्म लोहे की पतली पतली क्रोड, और उसके अलावा आपने भी देखा होगा कुछ बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कुछ एयर टाइप ऐसे कुछ लगे होते हैं, वैसे बेटा ऐसे कुछ खांचे से होते हैं, खांचे होते हैं ऐसे भाई, होते नहीं होते हैं, इनमें से एयर पास होती रहती है, एयर मतलब हवा पास होती रहती है, जिससे ट्रांसफार्मर क्या होते रहता है, ठंडा होते रहता है। ओके, उससे कोई नुकसान नहीं होता उसमें। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट होता है हमारा
कॉपर हानि, कॉपर हानि, कॉपर हानि या कॉपर लॉस, कॉपर हानि। यदि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कॉइल है वह कॉइल अगर खराब कॉपर की बना दी जाए, मतलब अशुद्ध कॉपर की बना दी जाए, तब भी ट्रांसफॉर्मर में हानि हो सकती है। तब भी ट्रांसफॉर्मर में क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, उसमें क्षति पहुंच सकती है, उसमें नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए, इस हानि को रोकने के लिए, यानी कॉपर हानि को रोकने के लिए, हमें जो कॉपर का तार है वो कैसा लेना पड़ेगा भाई, शुद्ध। यानी कि जो उसमें कॉइल बनी होती है वो शुद्ध कॉपर की होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कॉइल होती है वो कैसी होनी चाहिए, शुद्ध कॉपर की होनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर में कोई हानि नहीं होगी, उसके कॉपर में कोई नुकसान नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यही 2 पॉइंट है, ज्यादा नोट कर लीजिए।